करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 18 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF के साथ साथ जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, इन सभी की भी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से किसने 175 करोड़ रुपए में इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करने का समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ग्रो हैज इंक्ड अ डील टू एक्वायर इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड फॉर 175 करोड़ रुपीस। देखिए, जो ये ग्रो प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा, इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, तो ग्रो ऐप का यूज़ होता है। तो ये जो ग्रो प्लेटफॉर्म है, ये नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसने अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, जिसमें कि इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इसकी और इंडिया बुल्स ट्रस्टी कंपनी है, इन दोनों को एक्वायर कर लिया है 175 करोड़ रुपए में। ग्रो की अगर हम बात करें तो ग्रो के CEO हैं ललित केसरे और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, कर्नाटक में। फ्रेंड्स, कई बार आपके सामने 2 टर्म आती हैं, एक तो मर्जर और दूसरा होता है एक्विजिशन। तो दोनों में अंतर होता है। देखिए, मर्जर का मतलब क्या होता है, एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी है B, तो ये दोनों आपस में मर्ज होकर एक नई एंटिटी बनाती हैं। जब फाइनेंशियली सिमिलर हैं ये दोनों, A एंटिटी और B एंटिटी, ये दोनों आपस में मर्ज हुई और इन्होंने एक नई एंटिटी को जो है जन्म दिया, आप इस तरह से कह सकते हैं। एक्विजिशन में क्या होता है, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये क्या करती है, जो लेस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंटिटी है, यानी इससे थोड़ा लेस फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसको एक्वायर करके, कंपनी वही रहती है, केवल इसको एक्वायर कर लेती है। तो इसका आप एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हाल ही में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर, ये दोनों मर्ज हुए, इसको आप समझ सकते हैं वोडाफोन इंडिया और इसको आप समझ सकते हैं आइडिया सेलुलर। दोनों मर्ज हुए और इन्होंने किस एंटिटी को जन्म दिया, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। और अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट और ये आप समझ लीजिए लिंक्डइन, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को एक्वायर कर लिया था। तो लिंक्डइन तो वैसे ही है, लेकिन ये अब माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सन फार्मा है और ये रेनबैक्सी है, और अब ये क्या है, ये पूरा सन फार्मा है और ये रेनबैक्सी है। सन फार्मा ने जो है रेनबैक्सी को एक्वायर कर लिया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, A कंपनी है, B कंपनी है, ये यहाँ पर दोनों का मर्ज हुआ और एक नई एंटिटी सामने आई AB। यहाँ पर एक, ये देखिए बड़ा दिखाया हुआ है ना, इसका मतलब ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ये इससे थोड़ा कम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो ये A है, ये इसके अंदर ऐसे समा गई और ये पूरी एंटिटी A ही बन गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राफेल नडाल ने किस टेनिस खिलाड़ी को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। सो राफेल नडाल डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द इटालियन ओपन टाइटल। तो आपको पता होगा राफेल नडाल स्पेन के हैं और इन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, दोनों ही काफ़ी महान प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा। तो इन्हें हराकर इन्होंने इटालियन ओपन टाइटल जीता है, जो कि रोम में संपन्न हुआ। और राफेल नडाल के बारे में हमने 2 करंट अफेयर्स और पढ़े थे हाल ही में। क्या क्या थे? एक तो ये कि राफेल नडाल ने सिसिपास को हराकर 12th बार्सिलोना टाइटल जीता, और दूसरा हमने पढ़ा था कि नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है मेल्स कैटेगरी में। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा, MCQs फॉर्मेट में हमने आपको कराए हैं, यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चक्रवात ताऊ-ते का नाम दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो ये नाम दिया है म्यांमार ने। आप देख सकते हैं
अरेबियन सागर से ये शुरू हुआ, तो अभी तो थोड़ा कोस्ट से दूर था, नॉर्थ की साइड ये बढ़ रहा था, फिर नॉर्थ वेस्ट हुआ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से चलते चलते ये गुजरात में एंटर कर गया। तो यहाँ पर तो इतनी तबाही देखने को नहीं मिली जितनी कि अब गुजरात में देखने को मिल रही है। और इसके बारे में एक फुली डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, कल ही अपलोड की गई थी, अगर इसके बारे में आप पूरा समझना चाहते हैं। केवल हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे इसीलिए। तो साइक्लोन ताउते, ये आपको पता होगा, अब गुजरात कोस्ट में एंटर कर चुका है। कितनी स्पीड के साथ? 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है फ्रेंड्स, जो ये विंड स्पीड है, और ये काफ़ी तेज़ स्पीड मानी जाती है। और ताउते ये म्यांमार द्वारा दिया गया है, बर्मिश लैंग्वेज का ये वर्ड है। इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजर्ड, यानी कि शोर करने वाली छिपकली। और साथ ही आपको बता दें कि जो अगला साइक्लोन होगा इसको ओमान ने नाम दिया है यास, और उसके बाद जो आएगा उसका नाम दिया है पाकिस्तान ने गुलाब। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कंट्रीज इनका नामकरण करती हैं, ये आपको उस वीडियो में बताया गया है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य, इन दोनों ने ही ये पुस्तक लिखी है, 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इसमें भारत की किन दो देशों पर विजय के बारे में बात किया गया है, कि किन दो देशों पर जो विजय इन्होंने हासिल की थी उसके बारे में बात किया गया है। देखिए 1971 तक की अगर हम बात करें तो भारत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती थी क्रिकेट में, ज़्यादातर हारती ही थी। लेकिन 1971 में दो इवेंट ऐसे हुए, एक तो ये पहला कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को उसी के घर में जाकर हराया, दूसरा ये कि इन्होंने इंग्लैंड को भी उसी के घर में जाकर हराया। तो यहाँ से इस बुक में कहा गया है कि यहीं से जो भारत का क्रिकेट है ये यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ और भारत जो है विजयी पथ पर आगे बढ़ता चला गया। किस कंपनी ने आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की है जिसने हाल ही में हमास के मानव रहित हवाई वाहन को इंटरसेप्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चा में है, आप सभी जानते होंगे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स developed the Iron Dome aerial defense system that recently intercepted a Hamas unmanned aerial vehicle। एक तो फ्रेंड्स आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, UAV, ठीक है, यहीं के लिए ही मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि UAV का मतलब क्या होता है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका मतलब होता है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड ये एक इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसी ने ये आयरन डोम ये जो है बनाया हुआ है, ये है आयरन डोम, इजराइल के लिए बनाया हुआ है। और इसका जो रेडार सिस्टम है ये एल्टा द्वारा डेवलप किया गया है। और इसने हाल ही में जो हमास की ओर से, ये देख रहे हैं आप, हमास की ओर से ये रॉकेट दागे गए, तो यहाँ से इसने अपनी जो मिसाइल छोड़ी तो इनको इंटरसेप्ट कर दिया। मतलब ये मिसाइल जाती है यहीं पर जाके जब ब्लास्ट करती है तो यहीं पर ही इनको ख़त्म कर देती है रॉकेट्स को। और ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इजरायली फोर्सेस यूज़ करते हैं और इसी का अमेरिकन वर्जन है स्काई हंटर। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँ किस तरह से कार्य करता है, देखिएगा 3 सिस्टम है, रेडार सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है और तीसरा होता है इसमें लॉन्चर। तो पूरा सेटअप 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ से रॉकेट छोड़ा गया हमास के द्वारा। सबसे पहले रेडार ने काम करना शुरू किया। रेडार ने क्या किया, इस टारगेट को आइडेंटिफाई किया, यानी ये रॉकेट कब लॉन्च हुआ, इस तरह से इसने जैसे ही यहाँ से लॉन्च हुआ इस रेडार ने इसको कैप्चर कर लिया कि अच्छा रॉकेट लॉन्च हो चुका है। दूसरा है मैनेजमेंट सिस्टम, आपका कंट्रोल सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम आपको कह सकते हैं। तो इसने क्या प्रेडिक्ट किया कि ये रॉकेट जो है कहाँ पर जाकर गिर सकता है। देखिए इसकी खासियत ये है कि अगर मान लीजिए ये रॉकेट छोड़ा गया, ये किसी ऐसी जगह पर गिर रहा है जहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र नहीं है या फिर कोई खुला मैदान है, इस तरह की जगह पर जाकर ये छूटने वाला है, तो ये उसको रोकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उनमें से कोई, मान लीजिए ये आपको देख रहे हैं इतने सारे रॉकेट, इनमें से अगर 2-3 रॉकेट ऐसे होंगे जो कि किसी बिल्डिंग पर गिरने वाले हैं, तो सबसे पहले ये सिस्टम जो है उन्हीं को सबसे पहले इंटरसेप्ट करेगा, उन्हीं को सबसे पहले रोकेगा। तो ये इसकी खासियत रहती है। तीसरा है आपके पास लॉन्चर। तो लॉन्चर तो वही है, यहाँ से मिसाइल निकलती है और यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर देती है जो रॉकेट होते हैं। तो 3 सिस्टम यहाँ पर इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रघुनंदन लाल भाटिया ने किस राज्य या राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रघुनंदन लाल भाटिया सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड केरल। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कांग्रेस स्टालवार्ड भाटिया डाइज ऑफ कोविड एट 100। तो ये जो स्टालवार्ड लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि लॉयल, काफ़ी आपका पक्का समर्थक रहा हो, फॉलोवर रहा हो, आपका पक्का फॉलोवर, फेथफुल रहा हो, निष्ठावान रहा हो, तो ये इसका मतलब होता है। और ये पूछ ले जाता है, इसका आप इंग्लिश में भी देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया लॉयल या फिर फेथफुल या आपका स्टॉन्च फॉलोवर, पक्का समर्थक, तो सिनोनिम्स वगैरह में पूछ ले जाता है। आगे देखते हैं। तो कांग्रेस स्टालवर्ड एंड 6 टाइम अमृतसर एमपी, 6 बार अमृतसर से ये एमपी रह चुके थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, और गवर्नर ऑफ केरल भी रहे हैं और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। योवेरी मुसेविनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो योवेरी मुसेविनी sworn in as the president of युगांडा, और रिकॉर्ड 6th टाइम इन्होंने ये शपथ लिया, यानी 6ठी बार ये चुने गए हैं। युगांडा की बात करें तो कैपिटल है कंपाला और करेंसी है युगांडन शिलिंग। फ्रेंड्स, युगांडा की कैपिटल काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी कैपिटल बार बार पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा युगांडा की कैपिटल है कंपाला। किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड आयुष घर द्वार प्रोग्राम। तो किस लिए है? जो भी देखिए घर में आइसोलेट हुए हैं कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स, तो उनको हेल्दी रखने का ये एक प्रयास है। किसके थ्रू? योगा के थ्रू। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुष मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजीव सैजल, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इटालियन ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ईगा स्वियाटेक वॉन विमेंस सिंगल्स टाइटल एट इटालियन ओपन। और मेंस का किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, तो जो ईगा स्वियाटेक हैं ये पोलैंड की हैं, और कैरोलिना प्लिस्कोवा को इन्होंने हराया है, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मैनचेस्टर सिटी जो फुटबॉल टीम है, इसने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है, और ये एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है। ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 17। जानते हैं इसके बारे में? तो 17 मई को मनाया जाता है ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और इस बार इसका थीम रहा है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अच्छा, और आपको पता ही होगा कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या हुआ? हाई ब्लड प्रेशर। और अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg, या इसको आप बोलते हैं 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये भी इसको इस तरह से बोला जाता है, इसको 120-80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, इस तरह से बोला जाता है। तो अगर इससे ज़्यादा आपका हो जाए, जैसे 130-80 mmHg हो जाए, या फिर 140-90 mmHg हो जाए, तो यानी कि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, और इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है हाइपरटेंशन को। 2021 फ्रेंच जीपी किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 2021 का फ्रेंच ग्रां प्री ये जीता है जैक मिलर ने। किस स्पोर्ट की बात हो रही है, किस गेम की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मोटरसाइकिल की। तो 2021 फ्रेंच मोटरसाइकिल ग्रां प्री ये जीता है जैक मिलर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और डुकाटी टीम के लिए राइड करते हैं, और इससे पहले ये स्पेनिश जीपी भी जीत चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने डेटा इंजीनियरिंग फर्म M3BI को
$33 मिलियन यानी 242 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है, यानी एक्वायर्ड किया है। ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जेंसार टेक्नोलॉजीज हैज़ एक्वायर्ड अ डेटा इंजीनियरिंग फर्म M3BI फॉर $33 मिलियन। तो देखिए जेंसार टेक्नोलॉजीज ने हायर किया है, इसका हेडक्वार्टर्स पुणे में है और ये M3BI क्या है, US बेस्ड डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म है। सो 242 करोड़ रुपए में इसने इसको एक्वायर कर लिया है। किस देश की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मेक्सिकोस एंड्रिया मेजा हैज़ बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2020। वैसे फ्रेंड देखिए ये हुआ तो 2021 में है, यानी मई के महीने में हुआ है, लेकिन ये 2020 वाला खिताब है, ठीक है, इसको आप याद रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 2021 लिखा है या फिर 2020 लिखा है। तो ये फ्लोरिडा में हुआ है और ये 3rd मैक्सिकन वुमेन बन गई हैं जिनको कि मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। किसने इनको ये ताज पहनाया? तो जोसेफिनी तुंजी, जो कि इनसे पहले रह चुकी हैं, यानी 2019 की हैं ये मिस यूनिवर्स, तो इन्होंने इनको ये ताज पहनाया है। और फ्रेंड्स इसको होस्ट किसने किया है? मारियो लोपेज ने, और ओलिविया कल्पोने इस कार्यक्रम को होस्ट किया और इसमें भारतीय भी शामिल रही, एडलिन कैस्टेलिनो, इन्होंने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ये 3rd रनर अप रही है, यानी कि 4थे नंबर पर ये आई है। तो नाम याद रखिएगा, एडलिन कैस्टेलिनो। इस तरह से भी आ सकता है कि भारत की ओर से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था या भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। फागली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। दीपोरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? आसाम। एज पर द फोर्ब्स हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2021? कॉनर मैकग्रेगर, ये बॉक्सर हैं, आयरलैंड के हैं और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। तो इनकी जो टोटल अर्निंग है पिछले साल की ये $180 मिलियन रही, यानी 1325 करोड़ रुपए रही है। Which country has recently reported mice plague or mice reign? Australia. International Day of Light and International Day of Living Together in Peace are celebrated on which day? May 16। और आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तेजस्विनी शंकर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? विच लेक इन इंडिया इज़ फेमस फॉर द फुमडीज फ्लोटिंग ओवर इट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप इसको इमेज में सर्च कीजिएगा, फुमडीज, देखना कितना अच्छा लगता है जो नज़ारा आपके सामने आएगा जब आप इसको फुमडीज को देखेंगे। तो लेक का नाम बताना है जिसमें ये फुमडीज पाई जाती हैं ऊपर तैरती हुई। द US यानी यूनाइटेड स्टेट्स प्लान्स टू पुल ऑल मिलिट्री फोर्सेज आउट ऑफ अफगानिस्तान बाय विच डेट? Which country has become the world's first country to ban synthetic cannabinoids? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।